नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी मीडियम में यूपीएससी मेंस में निबंध को कैसे लिखा जाए। निबंध आपको पता है 250 मार्क्स का वेटेज होता है और उसमें आसानी से 110 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, टॉपर्स के जिसके मार्क्स आते हैं और कहीं ना कहीं जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आता है उनमें ऐसे ऑप्शनल और कहीं ना कहीं एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी 499 रैंक है 2025 में, प्रवीण रत्नू करके हैं। ठीक है, उनकी कॉपी को बेस बना करके मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने ऐसे कैसे लिखा और 110 मार्क्स उनको निबंध में मिले भी थे। हालांकि मेरे मेरे को भी 2024 मेंस में 110 मार्क्स मिले थे ऐसे में, लेकिन मैं आपको टॉपर्स की कॉपी से दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे को बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे उसका इंट्रो लिखना है, कैसे उसकी डायमेंशंस को ओपन करना है, ठीक है, और कैसे कंक्लूड करना है। आपको पता है कि जो जीएस के 4 पेपर होते हैं ना, मेनली 3 पेपर, इनमें आपके एवरेज मार्क्स आएंगे। ठीक है, जीएस 4 एथिक्स में आप 120 के आसपास ला सकते हो। ठीक है, और ऐसे एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 से लेकर के 140 मार्क्स तक आसानी से ला सकते हो। ठीक है, अगर आपने ठीक से लिख लिया, ठीक से उसका फ्लो बना रहा तो 140 मार्क्स तक भी मिलते हैं आपको ऐसे में। ठीक है, ओके, देखिए, अब आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जीएस और एसए में अंतर है। देखिए, बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जीएस का जो आंसर होता है ना उसको बड़ा करके लिख देते हैं एसए को, मतलब जीएस का बड़ा उत्तर बना देते हैं और उसको लिख देते हैं एसए के फॉर्म में, मतलब ऐसे लिख रहे हैं मतलब कि जीएस का बड़ा आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, जीएस के आंसर में आपको फैक्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, डेटा से भरना भरना पड़ता है पूरे आंसर्स को, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, हालांकि थोड़ा सा उसका जो आंसर में ना फ्लो नहीं रहता है, वो बिल्कुल पॉइंट वाइज सारी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसे एक नदी की तरह बहना चाहिए। एक नदी की तरह बहने का मतलब क्या है कि उसमें फ्लो बना रहना चाहिए, है ना। अब पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है ऐसे, आपको भी पता है। ठीक है, एक पैराग्राफ को छोड़ करके जब भी दूसरा पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया तो वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं करना, उसमें एक कड़ी बनी रहनी चाहिए, एक 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 जुड़ाव रहना चाहिए कि वो कैसे दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसमें आपकी भावनाएं, कहानियां, विश्लेषण आदि चीज़ों का मिश्रण होता है ऐसे, है ना। कम से कम आपको बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है। हालांकि आप अंडरलाइन कर सकते हो कुछ पॉइंट्स को, लेकिन बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे जीएस के आंसर में लिखते हो। अब निबंध दो टाइप के होते हैं, एक तो अमूर्त निबंध होते हैं दार्शनिक टाइप के, जो कि यूपीएससी में आजकल पूछे जा रहे हैं, और एक होते हैं मूर्त टाइप के जो कि जीएस बेस्ड ऐसे होते हैं। देखिए, अमूर्त में जैसे कि आ, ये सवाल पूछ लिया कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित है लेकिन वह इसके लिए नहीं बना है, ये ऐसे 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 का टॉपिक है। और जीएस में जैसे कि शिक्षा एक नई दुनिया की मुद्रा है। ठीक है, तो इस तरीके दो तरीके के ऐसे लेके मतलब पूछता है यूपीएससी मेनली, है ना। अब हिंदी माध्यम माध्यम वाले बच्चों के साथ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो जैसे ही दार्शनिक विषय आ जाता है डर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसमें ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा ओपन माइंडेड है। आप उसको लिखने के लिए ना रटा रटा लिखना है आपको, आप जितनी उसकी डायमेंशंस खोल सकते हो ना उतनी ही खोल के उसको ऐसे लिखो, लिख सकते हो आप में। आपकी मौलिक जो सोच होगी ना वो काम आएगी, ना कि रटा रटाया जो जीएस टाइप में जो लिख रहे हो वो काम आएगा। ठीक है ना, तो दार्शनिक टाइप के विषयों में आपके पास ज़्यादा स्कोप रहता है कि आप अपने सोच को उसमें लिख पाओ। ठीक है, निबंध का अब देखिए निबंध का ढांचा किस तरीके से बनता है। अब मैं लास्ट में निबंध बताऊंगा अभी टॉपर का कि उन्होंने किस तरीके से लिखा था। देखिए, सबसे पहले आपको निबंध को 3 भागों में बांटना होता है। सिंपली ये आईबीसी मॉडल सबको पता है, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए कि परीक्षक मजबूर हो जाए कि निबंध पढ़ना ही है उसको कैसे भी करके। आप इंट्रो ऐसा लिखो ना, इतना इफेक्टिव इंट्रो हो कि परीक्षक, एग्जामिनर ये सोच के ना बढ़े आगे कि नहीं यार मतलब बेकार सा लिखा होगा, ठीक है मार्क्स दे देते, एवरेज मार्क्स जो सभी को देते। लेकिन आपको इंट्रो में इस तरीके से बांध देना है परीक्षक को कि वो ऐसे पढ़ने पर मजबूर हो जाए, है ना, और ऐसे ऐसा लिखना है ना कि वो मार्क्स दे करके ही जाए आपको 120 प्लस। ठीक है, अब शुरुआत कैसे अच्छी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले कोई बढ़िया सी कहानी हो, ठीक है, किसी महान नेता, किसी वैज्ञानिक, उसकी जीवनी की कुछ कहानी हो, उसको आपने आपके इंट्रो में लिख दिया। ठीक है ना, और उसी विषय की मूल समस्या को वो भी दर्शाती हो, उससे जोड़ करके आपने लिख लिया। या फिर कुछ उदाहरण लिख लिए, जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला, कबीर के दोहे से शुरुआत कर दी उस वर्तमान समस्या, उस ऐसे की समस्या को जोड़ते हुए। ठीक है ना, कुछ ऐसे डेटा भी डाल सकते हो जो कि पाठक को मतलब
झकझोर करके रख दे कि भाई अच्छा, मतलब मान लीजिए एनसीआरबी का डेटा डाल दिया आपने, है ना, और वो ऐसा डेटा है कि मतलब आगे वाला मतलब इस तरीके से अचंभित हो जाए कि अच्छा इस तरीके से भी चीज़ें हो रही है ना, तो वो आपको भावनात्मक रूप से बांध के रखना है किसको, एग्जामिनर को, है ना। ठीक है, हिंदी विशेष विश्लेषण क्या हो सकता है कि आप किसी प्रसिद्ध कविता की 2-4 पंक्तियाँ लिख दियो। अगर आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है तो आपके पास बहुत सारा स्कोप होता है कि आप बहुत सी कविता ऐसी है जिनको कोट कर सकते हो, ऐसे के बीच में भी और इंट्रो में भी, ठीक है ना। जैसे दिनकर निराला की जो ओजपूर्ण जो कविताएं हैं, ठीक है ना। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, देखिए दो तरीके से जो मेन बॉडी जो है एस्से की उसको खोला जा सकता है, एक तो टेम्पोरल अप्रोच में, एक सेक्टोरल अप्रोच में। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है कि समय आधारित, जिसमें आपको बताना है कि अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है और भविष्य में किस तरीके से संभावित परिदृश्य हो सकता है। ये सारी चीज़ों को आप टेम्पोरल अप्रोच के थ्रू लिख सकते हो, किसी भी ऐसे को इस तरीके से खोला जा सकता है। दूसरा होता है सेक्टोरल। सेक्टोरल में क्या होता है कि पेस्टल प्लस ही, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल और एथिकल, ठीक है ना। इन 7-8 अप्रोच के बेस पर आप जो ऐसे है उसके टॉपिक को खोल करके एग्जाम्पल सहित आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दो आधार है इसके, टेम्पोरल और सेक्टोरल अप्रोच। इन दोनों अप्रोच के बेस पर आप किसी भी ऐसे को खोल सकते हो, ठीक है। ओके अब लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे, समाधान में, वे फॉरवर्ड में, निबंध का अंत हमेशा ही सकारात्मक और भविष्योन्मुखी होना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसे में कोई भी समस्या दे रखी है ना, कोई भी टॉपिक दे रखा है तो उसको लास्ट में पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, भविष्योन्मुखी रूप में ही उसको लिखना है ना। समस्याओं का सार लिखे, भविष्य की राह दिखाए और जिस कहानी या पात्र से आपने शुरुआत की थी उसे वापस ला करके अंत भी उसको करना है, ठीक है। ये सबसे प्रभावी आपका ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिखने की शुरुआत कैसे करनी है। देखिए कोई भी ऐसे का टॉपिक है, फिलोसफिकल ऐसे मान लीजिए आपको टॉपिक दे रखा है और आपने 15 मिनट के लिए उसकी भूमिका तैयार कर दी। आपके पास बहुत टाइम होता है, 3 घंटे में 2 ऐसे आप आराम से लिख सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी ऐसे से पहले 15 मिनट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें आपको उसकी भूमिका रफ पेज में तैयार करनी है, जिसमें आपके आइडियाज़, कोट्स, मतलब उसके कितने एंगल खोले जा सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप जब भी ऐसे को लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके जो विचारों का प्रवाह है, जो फ्लो है ना, वो नहीं टूटेगा। आप बिना रुके सटीक रूप से लिखते जाएंगे कि हाँ अभी मैंने इसको लिखना, अभी इस पॉइंट को लिखना, अभी इस पॉइंट को, इस तरीके से आप उस ऐसे को लिखते जाओगे, ठीक है। भाषा शैली बहुत भारी भरकम क्लिष्ट शब्दों का यूज़ नहीं करना, बहुत सिंपल गहरी लैंग्वेज, सहज लैंग्वेज के रूप में आपको ऐसे को लिखना है, ठीक है। और लेखन को प्रभावी बनाने के लिए आप बीच बीच में मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, उनका उपयोग भी कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको 20-30 कोट्स ऐसे डायरी में लिख कर तैयार रखने हैं जो कि शिक्षा, महिलाओं, गरीबी, लोकतंत्र, नैतिकता पर अलग से आपने लिखे हुए हो, जिनको सिर्फ आपको कोट करना है, क्योंकि ऐसे आपके ऊपर है। आप उन 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 कोट्स को कैसे भी उसकी डायमेंशन को मोड़ करके आप उस कोट्स को यूज़ कर सकते हो ऐसे में, ठीक है। तो आपको 25-30-50 जितने कोट्स हो सकते हैं ना, आपको पहले से लिख करके रखने अलग से डायरी में और उनको याद करते रहना है साल भर। कुछ गलतियां सामान्य रूप से जो हर एस्पिरेंट करता है कि वो विषय से भटक जाएगा। अगर अक्सर छात्र क्या होता है, कीवर्ड को पकड़कर उसी पर लिखते रहते हैं और मूल विषय ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। और फिर मतलब टॉपिक से वो भटका पैदा हो जाता है। दूसरा क्या है, वो सरकार की बहुत अति आलोचना कर देंगे, है ना, और अ, सिर्फ कमियां गिनाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ कमियां नहीं गिनानी है बल्कि व्यवहारिक समाधान आपको देना है, ठीक है। अपने लेखन में पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष रहना है, तटस्थ रहना है और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ऐसे को लिखना है। अब मैं आपको एक टॉपर की कॉफ़ी दिखाता हूँ, प्रवीण रत्नू करके हैं, 499 रैंक थी। उन्होंने एक ऐसे लिखा है, देखिए ऐसे का टॉपिक क्या था कि आशा कोई रणनीति नहीं है परंतु वह प्रत्येक सफल रणनीति की आधारशिला है, ठीक है। ये था टॉपिक फिलोसफिकल ऐसे। अब ये ऐसे क्या कह रहा है कि आशा यानी होप रखना कोई आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि वो हर एक सफल स्ट्रेटेजी के पीछे की एक आधारशिला है। कि कोई स्ट्रेटेजी सफल कब हुई है, जब किसी को आशा होती है कि आशा है, मुझे आशा है कि ये कार्य सफल हो जाएगा और मैं उसी को आधार बना करके स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तभी जाकर के मैं सफल होऊंगा। तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, मार्टिन मार्टिन लूथर किंग का एक कोट था, उसको कोट किया उन्होंने कि हजारों असफलताएं मिलने के बाद भी हमें अनंत आशा को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ये बढ़िया बढ़िया, मतलब एक टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है आशा, और एक बढ़िया जो बहुत प्रसिद्ध लीडर रहे हैं उनकी भी आपने लाइनों को कोट कर दिया, ठीक है। अब फिर स्टार्टिंग देखिए इन्होंने क्या की, मार्टिन लूथर जिस आशा की प्रेरणा दे रहे हैं वह उस आशा को तत्समय
कि लाखों अमेरिकी ब्लैक्स में देखा जा सकता है। वर्षों से पीड़ित, शोषित, दमित हो रहे ब्लैक्स अमेरिकन के पास एकमात्र ही विकल्प था कि आज़ादी के सूरज के उगने की आशा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से इसको कोड को भी उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया और उसको टॉपिक से भी जोड़ दिया। ठीक है ना, एक दिन वह सूरज उगा जब उसकी रोशनी रोजा पार्क्स की चेतना को प्रज्वलित किया। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स ने अपनी स्वतंत्रता को मुखरता से पेश किया और फिर क्या कारवा बनता गया, व्यापक आज़ादी की यात्रा चल पड़ी। और इसी कड़ी में नोबेल विजेता मार्टिन लूथर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वे न्याय हेतु आशान्वित थे, क्योंकि उनका मानना था कि अन्याय कहीं पर भी हो, हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। समझ गए किस तरीके से ऐसे को इस तरीके से खोलना है, टॉपिक को पूरा जोड़ करके, और बिल्कुल कोट को भी उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। तो इसी तरीके से इन्होंने ऐसे को खोला। अब देखिए, इन्होंने आशा का शाब्दिक अर्थ भी बता दिया। ठीक है ना, कि मैं भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ये आशा है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए हर एक डायमेंशन पर लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए पहले समाज पर लिखा इन्होंने। समाज स्तर पर बात करें तो अनंत आशाएं होती है, जैसे समाज सौहार्द से भरा रहे, प्रेम स्नेह रहे। ठीक है ना, कलाम साहब ने कहा था कि दिलों में व्यार होगा तो परिवारों में सामंजस्य होगा, जब परिवारों में सामंजस्य होगा तो समाज में शांति होगी, और जब समाज में शांति होगी तो देश में व्यवस्था होगी, और जब देश में व्यवस्था होगी तो विश्व में कल्याण होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन्होंने समाज के स्तर पर देखा। ठीक है, अब अल्प मृत्यु न कउनु पीड़ा, सब सुंदर सब विरूर शरीरा, न कोई दोष न रोष न दुख दीना, न कोई अबुध न लक्षण हीना। इन्होंने तो तुलसीदास जी का जो तुलसीदास जी की जो लाइनें हैं उनको समाज के आशा से जोड़ करके लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए कुरुक्षेत्र की इन्होंने पंक्तियां ऐड कर ली। तो इस तरीके से बीच बीच में आपको कुछ कोट्स ऐड करते जाने हैं। ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से खोला है। और देखिए लास्ट में देखिए, हाँ यहाँ पर इन्होंने ऐसे का एंड कर दिया। देखिए अंततः हमें भद्र आनो भद्रा कुत्वो यंतु विश्वस्त के माध्यम से समस्त चराचर जगत की भलाई के लिए आशान्वित होना चाहिए। और क्योंकि भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने कहा था कि आशा का दीपक जलाए रखो धर्मराज, होगी एक दिन मातृभूमि मुक्त रणभीति से। ठीक है ना, तो इस तरीके से अर्थात उन्होंने पूरे टॉपिक को अपने अलग अलग डायमेंशन में जोड़ करके रखा, और लास्ट में भी उसी कथन से एंड किया जिससे टॉपिक जुड़ा हुआ हो, आशा। ठीक है, नहीं आशा है कि एक दिन युद्ध से समाप्त भूमि मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऐसे को लिखना है ना। तो ये अपने टॉपर की कॉपी से भी देख लिया। और अगर आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे वगैरह सारी चीज़ें, तो ये जो हमारे नंबर दे रखे इस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारी टीम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देगी, और ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने बढ़िया तरीके से सीखा कि ऐसे को कैसे लिखना है, और इसी तरीके से हम बाकी वीडियोज़ और भी अपलोड करते रहेंगे, NCERT वगैरह के भी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।